गुड आफ्टरनून। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जी मंजू जी। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार नमस्कार जी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी। सॉरी सर। जी प्रणाम। चलिए तो स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जो मेरे क्वेश्चन उसके जवाब मुझे ही देने पड़ेंगे। कुछ कुछ काफ़ी अच्छे आंसर थे, नो डाउट। तो पहले कौन सा क्वेश्चन छोड़ना जी बताइए। पहले किस क्वेश्चन का जवाब दूँ। क्वेश्चन ढूंढना सर पड़ेगा। नहीं नहीं तो सर है। जैसे आपने बताया था लास्ट कि सन इन फिफ्थ हाउस, नहीं तो नहीं नहीं फिफ्थ नहीं नहीं, हाउस। अभी नहीं, अभी नहीं, हाँ। अभी वो भी करते हैं जो मेरे क्वेश्चन थे ग्रुप के अंदर डाले थे मैंने। अच्छा। सबसे पहले वो थे। कौन सा क्वेश्चन उठाया जाए, उसी का जवाब फिर मैं देता हूँ मैं आप लोगों को। अच्छा अच्छा। सर वो गणपति का और इनका। हाँ चलिए वो बता देते हैं सबसे पहले आपको। एक सर देसी घी का दिए का भी बताना कि वो ऑक्सीजन का था ना, कि दिया जलाने से ऑक्सीजन। देसी घी का दिया क्यों जलाते हैं और क्यों वो। जलाते हैं, हाँ वही हाँ। वो बताएं। ठीक ठीक है। तो सबसे पहले तो कहानी दीपावली की। हम्म, हमारे देवी देवता कितने ये तो पता है ना सबको। थोड़ी सी कोटी। माइथोलॉजी जरूरी है। देवी देवता कितने हैं हमारे, नहीं पता। 33 करोड़। 33 कोटि। 33 कोटि। कोटि। तैतीस 33 कोटि है। 33 कोटि राइट। 33 कोटि यानी कि कैटेगरी, कोटि यानी कि प्रकार। प्रकार। हाँ। अब उसमें भी प्रकार होंगे अलग अलग, है ना। तो सबसे पहले अभी हम क्या बात कर रहे थे, अभी हम बात कर रहे थे आपके दीपावली की। ये मैं एक्चुअली मुझे भी पहले इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन ऑल ऑफ सडन ऐसा लगा कि हाँ कुछ जानना तो चाहिए हमारे, कम से कम हम जो रिचुअल्स जो हम देखते आए हैं हम उनको फॉलो कर रहे हैं, नो डाउट, क्योंकि हमारे सारे पेरेंट्स को एंसेस्टर्स सबने किया ये। लेकिन रीज़न बिहाइंड क्या था ये जानने की कभी कोशिश नहीं की। तो सिंपल सी चीज़ है कि हाँ दीपावली का फेस्टिवल है, तो यहाँ पे दो चीज़ें इंक्लूड होती है कि दीपावली पे यह बोला गया या ये हमने पढ़ा है कि भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास समाप्त करके अयोध्या में आए और सारी अयोध्या वासियों ने उनके आगमन की खुशी के अंदर पूरी अयोध्या को दियों से जगमग कर दिया। फॉर्चुनेटली उस दिन अमावस्या थी। सॉरी आज मेरा गला ख़राब है ना, तो थोड़ा सा आप लोगों को डिस्टर्बेंस सहन करना पड़ेगा आज। तो ये चीज़ थी पहली चीज़। तो यस हमने ये पढ़ा तो सही लगा। लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो दीपावली दो उत्सव है, दो युगों का। दीपावली फेस्टिवल दो युग है, एक है सतयुग और एक है त्रेता युग। सतयुग में क्या हुआ था कि इस दिन समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। जब चर्निंग की गई थी ना वो समुद्र मंथन में, वहाँ से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, उनका एक तरह से अवतरण दिवस माँ लक्ष्मी का। ठीक है। तो इसलिए ये पर्व दो नाम से जुड़ा, एक लक्ष्मी पूजन के नाम से जुड़ा है और एक दूसरा प्रभु श्री राम के नाम से जुड़ा है। तो लक्ष्मी सागर मंथन से मिली और श्री हरि विष्णु जी ने उनसे विवाह किया था और उन्हें षष्ठी की धन और ऐश्वर्य की देवी बना दिया गया। ठीक है। तो अब क्या किया लक्ष्मी जी ने, धन बांटने के लिए अपने साथ में किसको रखा, कुबेर जी को। कुबेर जी बड़े कंजूस किस्म के आदमी थे। तो माता लक्ष्मी को ये थोड़ी सी मतलब कहते हैं ना अच्छा नहीं लगा कि मेरे जो
सारे उन्हीं के बच्चे हैं कि उन तक मेरी कृपा या मेरा आशीर्वाद नहीं पहुंच पा रहा है। तो उन्होंने फिर ये अपनी व्यथा कहते भगवान विष्णु को बताई। तो भगवान विष्णु ने बोला कि तुम ऐसा करो कि ये जो धन बांटने का काम है किसी और को दे दो। तो लक्ष्मी अम्मा बोली कि ये जो यक्षों के राजा हैं क्योंकि ये मेरे परम भक्त हैं, अगर मैंने ऐसा किया तो फिर इनको बुरा लग जाएगा, नाराज इनको भी नहीं किया जा सकता। तो फिर भगवान विष्णु जी ने उन्हें गणेश जी की जो विशाल बुद्धि है कहते हैं कि उसको यूज़ करने के लिए बोला। और वो बुद्धि यूज़ करके आपने देखा होगा लक्ष्मी जी के साथ में कुबेर और गणेश जी बैठे। एक्चुअल में माँ लक्ष्मी के साथ में कुबेर जी भी बैठे और गणेश जी बैठे, ताकि कुबेर जी अपनी जगह पे उनको ही बुरा नहीं लगा, गणेश जी आगे वहाँ पे। अब उन्होंने क्या किया, अब गणेश जी थे बुद्धिमान, उन्होंने बोला माँ मैं जिसका नाम लूँ आप तथास्तु, बिना कोई सवाल किए हुए आप सिर्फ अपना आशीर्वाद दे देना, बस उसके सबके ऊपर ये कृपा होनी चालू हो गई। अब क्या हो गया कि गणेश जी के वो सौभाग्य के मतलब जो होता है गणेश जी के सौभाग्य से विघ्न हो गया, रुकावटें हो गई, ये सारी चीज़ें और धनागमन के सबके लिए अपॉर्चुनिटी ओपन होने लग गई। ठीक है, तो गणेश जी की उन सारे लोगों के जो गणेश जी के प्रति भक्ति थी उसको देख के लक्ष्मी माँ बहुत प्रसन्न हो गई, है ना। और फिर उन्होंने अपना मानस पुत्र बनाने का निर्णय किया। बहुत सारी स्टोरीज अलग है जहाँ पे लक्ष्मी माँ पार्वती जी से ऐसे किया, लेकिन ये उस चीज़ को देखते हुए कि जो लोग हैं वो गणेश जी से इतने मतलब इतने लोग कनेक्ट हो रहे थे, उनको देख कर लगा कि हाँ ये मेरे मानस पुत्र, इनको आशीर्वाद दे दिया लक्ष्मी जी ने अपने मानस पुत्र को कि जहाँ पर भी मेरे संग प्रभु या भगवान विष्णु नहीं होंगे, है ना, वहाँ उनका पुत्रवत गणेश उनके साथ रहे। और आपको पता हो तो, और फॉर्चुनेटली आज देवचूर्णी एकादशी है, आज एकादशी है, ये वो एकादशी है जहाँ पे ये बोला जाता है कि देव को आज ठाकुर जी को हिलोरे मतलब सागर में हिलोरा दिया जाता है, यानी कि अब ये योग निद्रा में सो जाएंगे, जो कि दीपावली के बाद 11 दिन बाद जो एकादशी आती है उस दिन ये देव जागृत होते हैं, देव उठनी एकादशी बोलते हैं, यानी कुछ दिन विष्णु भगवान वापस योग निद्रा से जागेंगे। तो उनकी एब्सेंस में माँ लक्ष्मी जब धरती पर भ्रमण करने के लिए आई, उनके साथ में उनके मानस पुत्र गणेश जी उनके साथ में, इसलिए लोगों ने एक ऐसा स्वरूप मतलब क्रिएट कर दिया कि हाँ माँ लक्ष्मी जी के साथ में गणेश जी को। वहाँ से ये रिचुअल इस तरीके से चलता है। ठीक है, ये देव शयनी होगी ना फिर एकादशी, आज देव देव शयनी शयनी या देव झूलनी, देवता मतलब हाँ झूला सो झूला जाते हैं, झूलाना झोला तो फिर झूलाना मैरिजेस वगैरह बंद हो जाती हैं। हाँ यहाँ से अब जितने भी शुभ काम होंगे वो अब बंद हो जाएंगे, क्योंकि अभी श्राद्ध पक्ष आने वाला है ना, 17 के बाद में श्राद्ध पक्ष आ जाएगा। तो ये दीपावली के बाद के वापस फिर ये आपने देखा होगा शादी वगैरह इन सारे मुहूर्त वगैरह सब उस टाइम निकलता है। लेकिन ये सर कहाँ तक सही है, जैसे कहते हैं ना कि अगर इस साइड पे पूरा उत्तर की साइड पे जो इनको बिठाते हैं गणपति जी, तो उनको विसर्जन नहीं करना चाहिए, क्योंकि गणपति जी तो रहते ही यही हैं और वो अपने भाई कार्तिकेय से मिलने साउथ साइड गए थे, तो इसलिए वहां पर वो गणपति जी का पूजन और वो सब विसर्जन करते हैं कि अगले साल फिर इन्हीं दिनों में आना। और यहाँ के लोग भी वो उनकी वो कॉपी करके और विसर्जन करने लग गए, तो ये बोलते हैं कि अगर विसर्जन कर दोगे तो फिर दिवाली पर पूजन किसका करेंगे। एकदम सही है, एग्जैक्टली अभी लोगों ने नहीं सोचा, सिर्फ कॉपी कैट मार्केटिंग चलती है। हाँ ह्यूमन लाइफ कॉपी कैट मार्केटिंग है, बच्चा कॉपी क्यों करता है अपने बड़ों को देख देख के, है ना। एक्चुअल में ये सही बात है कि यस गणेश जी वहाँ पे गए थे मिलने के लिए, और वहाँ पे इनका ननियाल बताया जाता है, ठीक है, जहाँ ये कार्तिकेय से मिलने गए। अब ननियाल गए तो वापस तो उनको आना ही था, तो ये उस दिन वहाँ से निकले जिस दिन अनंत चतुर्दशी थी, तो वहाँ से निकले तो वापस बोला गया कि भाई तो वापस अगले बरस फिर वापस आ जाना गणेश जी को। तब से ये महाराष्ट्र का कल्चर है, या वहाँ से जिसे बोलते हैं ना लाल बाग बाग चार राजा, है ना, लाल बाग,
तो वहाँ से अपने ननियाल से निकले थे, इसलिए गणपति जी का विसर्जन किया जाता है। और कहते अगले वर्ष तो जल दिया, लेकिन अब उसको सिर्फ कॉपी किया लोगों ने, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं ढूंढा, कुछ नहीं ढूंढा, और सब जने गणपति जी को विराजित करते हैं और अपने घर से उनको ले जाके फिर आप विसर्जित कर देते हो। फिर कहते हैं जी हमारे लाइफ में तो बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे तो विघ्न नहीं है, हमारे तो विघ्न आ रहे हैं, हमारे स्ट्रक्स आ रहे हैं, ये हो रहा है। आप एक तरह से वो विसर्जित करना नहीं चाहिए एक ना फिर छोटा सा सर, लॉजिक है ना, जब आपने एक बार भगवान जी को अपने घर में दिखा दिया तो बिठा दिया, हाँ। अब आप खुद ही उठा के अपने घर से ले जा रहे हो, फिर आप कैसे फिर और विसर्जित जबकि करोगे? पूजन करना है उनका दिवाली पे, इसलिए क्या वैसे होता है, कहते मैं हैं कि बताऊं, पूजन। सॉरी मेरे हिसाब से गणपति जी को विराजमित कीजिए, जो अपने घर में जो गणपति जी है ना, उन्हीं को विराजमित कीजिए आप, या जो आप लेके आ रहे हैं। हालांकि ये रिचुअल नहीं है, चलिए लेके आ गए फ्रेंड आज का देखते हुए, लेकिन अपने गणपति जी साथ में बैठाइए, अपने जो घर के हैं, आप उनकी आप विधि विधा से पूजा कीजिए, ठीक है। और आजकल इको फ्रेंडली आते हैं, बहुत छोटे आप लेके आइए, आप घर के अंदर ही एक पानी भर के अच्छे से, और उसमें आप उनकी बाकायदा सब अक्षत कुमकुम और ये सब छाड़ के आप उन्हीं को उसी के अंदर आप बैठा दीजिए। थोड़े टाइम बाद में वो जो क्ले है वो सब मेल्ट हो जाएगी, उसी पानी को या उसी पूरी उसको आप अपने घर के प्लांट्स के अंदर डाल दीजिए, पौधों में ताकि भगवान आपके यहाँ हमेशा बने रहे। नहीं सर, मैं आपका तो फिर लाती नहीं, विसर्जन वाला भी काम हो जाए, पीतल के रखे हुए हैं, उन्हीं को ही करते हैं और ताकि, और विसर्जन घर में हमें वापस करना ही नहीं चाहिए नहीं एक्चुअल करना में, चाहिए, ये चीज़ होती और है। वापस उनको वहीं पे बैठा अब देते इन्होंने मंदिर। इसको देख के नवरात्रे वाले दुर्गा माँ का भी विसर्जन करना चालू कर दिया, और रिजल्ट देखो आप अपने, जब आप इतना रिस्पेक्ट है अपने देवी देवताओं का, तो आप उन्हीं का अनादर कर रहे हो, अनजान में कर रहे हो, भूलवश कर रहे हो, वो हो रहा है, लेकिन हो तो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप गड़बड़ कर रहे हो, और उसका रिजल्ट भी आ रहा है, अभी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आएगा बहुत जल्दी समझ में, ठीक है। इसलिए विसर्जन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप एक तरफ से तो उनको आमंत्रित करके लेके आ रहे हो, फिर वापस उनको घर से निकाल रहे हो, तो फिर भगवान जी गुस्सा हो जाएंगे भाई। चलिए दूसरा क्या क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन ये था मेरा, दीपावली वाला हो गया, दूसरा क्वेश्चन ये था कि महाभारत की रचना किसने की? महाभारत की रचना किसने की? वेद व्यास। वेद व्यास जी ने की। कब की? नहीं ना, हम नहीं जानते, सच में हम नहीं जानते हैं इस चीज़ को, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वैसे देखें तो। वेद व्यास किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, फर्स्ट ऑफ थिंग ये, वेद व्यास किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, वेद व्यास एक उपाधि है, एक डिग्री है, ऐसा हमने पढ़ा सुना, क्योंकि हम तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंची ना, मैं हमेशा जो मैंने मेरी वास्तु की वर्कशॉप में यही चीज़ें बताई थी आप लोगों को, हम तक जो पहुंचा वो सही नहीं पहुंचा, कहीं ना कहीं बीच में बैरियर आ गया, वहाँ से उसको मॉडरेट कर दिया, कहीं ना कहीं कुछ एडिफिकेशन है, उसको एडिट किया गया, एडिफिकेशन एडिट किया गया, उसको काट छांट दी। यही बोला गया, हमने यही पढ़ा है कि महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने सुनाई और गणेश जी ने लिखी, यही सुना ना, हमने यही पढ़ा है। वेद व्यास एक उपाधि है, एक्चुअल में जो महाभारत लिखी वो कृष्ण द्वैपायन थे, कृष्ण द्वैपायन थे जिन्होंने ये महाभारत की रचना की, और वो महर्षि पराशर और माँ सत्यवती के पुत्र थे। अब किसी को पता ही नहीं है ये चीज। वेद व्यास आगे से आगे, मतलब ये डिग्री फॉरवर्ड होती गई है। खाली वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना नहीं की, बल्कि उन सारी घटनाओं के आई विटनेस रहे, जो कि सीरियल वाइज वहाँ पे उसमें घटना, जैसे आश्रम से हस्तिनापुर की सारी एक्टिविटी को, है ना, और उन इवेंट्स के ऊपर वो अपनी एडवाइस भी देते थे वहाँ पे कृष्ण द्वैपायन जी। तो ये सारी चीज़ है। तब इसको हस्तिनापुर के राजभवन में भी उनको इनवाइट किया जाता था कृष्ण द्वैपायन जी को, कि भाई आप ये प्रॉब्लम आ रही है, ये चीज़ है, अब आप अपनी एडवाइस दीजिए यहाँ पे, ठीक है।
ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वेद व्यास एक उपाधि है, कृष्ण द्वैपायन ने महाभारत लिखी थी और उन्होंने ये पुराण भी उपाधि लिखे। उनको मिली थी, उपाधि कृष्ण मिली थी, द्वैपायन। हाँ मैं बताता हूँ अभी कहाँ से उपाधि चली। ये महाभारत के अलावा पुराण भी इन्होंने लिखे हैं। अभी आपको ये भी नहीं पता होगा पुराण कितने हैं, बता दो कोई एक जन मेरे को, पुराण कितने हैं? 4 वेद तो सबको पता है, पुराण कितने हैं? नहीं पता, ठीक है। तो पहले, सबसे पहले द्वापर में जो कहते हैं स्वयं ब्रह्मा वेद व्यास हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश रहते हैं। सबसे पहले द्वापर में स्वयं ब्रह्मा जी सबसे पहले वेद व्यास हुए, दूसरे में प्रजापति, तीसरे द्वापर में शुक्राचार्य जी वेद व्यास हुए और चौथे में बृहस्पति देव वेद व्यास हुए। उसके बाद में फिर ये जो चला वो चला सूर्य, मृत्यु, इंद्र, धनंजय, कृष्ण द्वैपायन, अश्वत्थामा, इनको सबको मिला के टोटल 28 वेद व्यास हुए, ठीक है। ये है महाभारत की कहानी। अब और कौन सा क्वेश्चन था? एक क्वेश्चन और था मेरा, दीपावली हो गया, महाभारत और वैष्णो मंदिर जिसे भवन, हाँ मेरी हो सकता है मैंने गलत लिख दिया, मंदिर भवन बोला जाता है। भवन, देखो भगवान का भवन कभी नहीं हुआ, भगवान का कभी भवन नहीं हुआ, भगवान का कभी भवन नहीं होता। हाँ बोला ये जाता है भवन, यही बोला जाता है ना भवन। तो अब हमने देखा वैष्णो देवी मंदिर गए, वैष्णो माँ के दरबार में गए, चलो मंदिर में हटा रहे, दरबार में गए, तो वहां पे 3 पिंडियां दिखी आपको, कौन सी? दुर्गा, सरस्वती, सरस्वती लक्ष्मी, माँ, दुर्गा, सरस्वती माँ, काली माँ, लक्ष्मी। काली माँ। सरस्वती, काली माँ, लक्ष्मी, ये 3 पिंडियां हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि वैष्णो देवी कहाँ पे थे? आप मंदिर तो, आप दरबार तो वैष्णो माँ के जा रहे हो, भवन तो वैष्णो माँ के जा रहे हो, लेकिन माँ वैष्णो कहाँ है? तो इसके लिए अगर आप पूरा, अगर मैं आपको बताता हूँ तो इसके लिए क्या है कि धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के अंश से एक कन्या का जन्म दक्षिण भारत में रामेश्वरम तट पर पंडित रत्नाकर के घर में हुआ और 9 वर्ष की उम्र में ही इन्हें पता चल गया कि भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया। इन कन्या को पता चल गया कि भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया है। तब इन्होंने, त्रिकुटा ने, इनका नाम था त्रिकुटा, त्रिकुटा ने राम को अपने पति के रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी थी। और सीता हरण के बाद जब भगवान श्री राम जब सीता को ढूंढते हुए रामेश्वरम तट तक पहुंचे, यहाँ राम और त्रिकुटा की सबसे पहली मुलाकात हुई थी। तो देवी त्रिकुटा ने वहाँ पे राम को पति के रूप में प्राप्त करने, मतलब पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। तो भगवान श्री राम ने ये बोला, इस मतलब कि इस अवतार में मैंने एक व्रत, एक पत्नी व्रत रहने का वचन लिया है और मेरा विवाह सीता से हो चुका है, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता हूँ। तो देवी, उन्हें त्रिकुटा ने बहुत रिक्वेस्ट की। तब भगवान श्री राम ने बोला कि मैं लंका से लौटते समय मैं आपके पास आऊँगा और अगर आप मुझे पहचान लेंगी तब मैं आपसे विवाह कर लूँगा। तो त्रिकुटा खुश हो गई, है ना। तो श्री राम ने फिर अपने वचन का पालन किया और लंका से लौटते समय वो देवी त्रिकुटा के पास आए वापस। लेकिन भगवान राम की माया के कारण देवी त्रिकुटा उन्हें पहचान नहीं पाई और त्रिकुटा बड़ी उदास हो गई क्योंकि वो भगवान को पहचान नहीं पाई। तो उन्होंने उसके दुख को दूर करने के लिए श्री राम ने कहा कि आप त्रिकूट पर्वत पर एक दिव्य गुफा है, उस गुफा में 3 महाशक्तियाँ, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली पिंडी के रूप में विराजमान है। उसी गुफा में जाकर मेरी प्रतीक्षा कीजिए। कलयुग में जब मेरा अवतार होगा, कलयुग में जब मेरा अवतार होगा, कौन सा अवतार होगा? कल की अवतार। कल की अवतार। तब मैं आपसे विवाह करूंगा और तब तक ये तीनों, यानी कि माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली आपकी रक्षा, आपकी सेवा में रहेंगी। इसलिए माता वैष्णो त्रिकूट पर्वत की चोटी पर
अलौकिक रूप से विद्यमान है और वो प्रभु श्री राम के कल की अवतार का इंतजार कर रही है कि कब उनका कल की अवतार हो और मैं उनकी पत्नी या मैं उनको पति के रूप में प्राप्त कर सकूं। ये है कहानी माँ वैष्णो की। हो गया क्लियर अभी सारे? एक क्वेश्चन और था मेरा, वो है जनरल लाइफ से जुड़ा हुआ। शादी सबकी हुई है ना? शादी तो सबकी हुई है, तो ऐसा क्यों होता है या हुआ कि जब विवाह हुआ तो जब फेरे वाला प्रोग्राम होता वहाँ पे मतलब वर के वाम यानी कि लेफ्ट साइड में जाने से पहले क्यों 7 वचन मांगे? राइट साइड में क्या दिक्कत है? बढ़िया है ना? तो उधर बैठने के लिए क्यों 7 वचन मांगे? और उसी से यही बोला जाता है कि जब वो वाम में आके बैठेगी तब वो एक पत्नी बन पाएगी। ऐसा क्यों? तो यहाँ ग्रुप के अंदर मुझे जवाब मिला था कि लेफ्ट साइड हमारे हार्ट से कनेक्ट होती है, इसलिए लेफ्ट में आना है। ठीक है, मेडिकल साइंस भी यही बोलती है। आप बाई करवट लेके सोइए, आप बाई करवट लेके सोइए, आपका खाना बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। अप्लाई करके देख लेना, फैक्ट है। करवट पे सोइए, खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। बाई जो बाया जो हमारा हिस्सा है वाम, ये हाँ हमारे अवचेतन मन से जुड़ा है। हार्ट एक दिल एक नई चीज़ है, मैं अवचेतन सबकॉन्शियस माइंड की बात कर रहा हूँ। तो जब आपका उस फ्रिक्वेंसीज के साथ में जब कनेक्ट होगा कोई भी आके, तब वो उसके कहते हैं ना कि ये जो विवाह जिसे पाणी ग्रहण संस्कार बोला जाता है, ये लिविंग रिलेशनशिप नहीं है, ये बहुत बड़ा संस्कार है। तो ये पाणी ग्रहण संस्कार है, वो ग्रहण करने के लिए इस तरफ आना है और उसके लिए 7 वचन लड़की भी मांगती है और लड़का भी मांगता है वापस। बहुत ज़रूरी चीज़ है। और एक आपको ध्यान रखना, हमारी ब्रेन में 2 पार्ट है, लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर। लेफ्ट वाले पार्ट से राइट कनेक्ट होता है, गवर्न होता है, और राइट वाले से लेफ्ट कंट्रोल होता है। ये साइंस बोल रही है। तो ये जब पार्ट एक्टिव होगा तो चीज़ें कौन सी होगी? कंट्रोल राइट से। तो शुभ सीधा है या उल्टा है, किसे माना जाता है? कोई भी शुभ काम सीधे हाथ से करता है, उल्टा हाथ से करता है? बताइए मुझे। राइट हैंड सीधे से। सीधे से करते हाँ, हैं। तो कंट्रोल कहाँ से हो रहा है? वो राइट लेफ्ट से, साइड से। तो जब लेफ्ट आपकी से, अर्धांगिनी आपके वाम में आके बैठी है तो कौन सा काम होगा वहाँ पे? सीधा, राइट शुभ। से। हाँ, अच्छा, साइंस और एस्ट्रोलॉजी दोनों एक साथ चलते हैं। समझ में आ गया उसको? सही है, चलिए ठीक है। अब चलते हैं हमारे क्लास के ऊपर आ जाते हैं। बहुत हो गया माइथोलॉजी, ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो हमने पहले बात की थी सन की। हाँ शोभना जी, आप कुछ पूछ रहे थे, बताइए। सर वो पूछ रही थी कि लास्ट टाइम जैसे आपने सन का बताया था कि 5th भाव में हो तो मतलब सुखहीन, सुखहीन और बड़े बेटे को प्रॉब्लम, तो वो मुझे कुछ मतलब क्लियर नहीं हुआ कि ऐसा क्यों। किस जगह सन पे तो आता है? वैसे ही 5th हाउस का स्वामी है। सन काल पुरुष की कुंडली में 5th हाउस का स्वामी है। हाँ जी। सही है, क्या तो नहीं फिर सही? वो फिर उसमें उनको मतलब उनके नेगेटिव इफेक्ट्स क्यों आए देखने को? देखो एक चीज़ होती है, कुछ चीज़ें हम लॉजिक के साथ में देखना चाहते हैं। सही बात है। कुछ चीज़ें होती है जो स्टैंडर्ड रूल है। 2 into 4 क्यों है? 2 into 2 4 क्यों है, बता सकते हो? 2 into 2 4 क्यों है, बता सकते हैं आप? वो मल्टीप्लाई करके इतना ही आता है। किसी ने तो बताया आपको ये?
हमें किसी 3 ने बार 2 करने टू से भी प्लस यही आएगा। हमें किसी ने बताया ना, 2 × 2 करेंगे तो 4 आएगा, 2 + 2 करेंगे तो 4 आएगा। करके तो हमने नहीं देखा, लेकिन जो हमें बताया बस वही चल रहा है, 2 × 2 = 4। किसी ने बताया हमें। कुछ चीज़ें होगी शोभना जी जो लॉजिकली बता सकता हूँ, लेकिन इस लेवल के ऊपर अभी मैं आपको ये चीज़ें नहीं बता पाऊँगा, नहीं तो इतना कन्फ्यूजन हो जाएगा कि वाकई में फिर एस्ट्रोलॉजी कहते हैं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये सिर्फ मैंने आपको हर एक हाउस के अंदर एक एक प्लेनेट का मैं इन्फ्लुएंस बताता जा रहा हूँ, आप इसको नोटिस करके रखिए। 5वें घर में अगर सूर्य आता है तो कहते हैं सुखहीन बनाता है, धनहीन बनाता है, आयुहीन बनाता है और सुतहीन बनाता है। उसका रीज़न पता है क्या है? 5वां घर आपकी संतान का घर है ना, संतान का घर। और 5वां घर किसका है? 5वां घर और किसका है? एजुकेशन, एजुकेशन का। एजुकेशन, और एजुकेशन हो गया, संतान हो गया। आपका प्रीवियस बर्थ देखा जाता हाँ, है फिर प्रीवियस हाउस से। बर्थ भी, पूर्व जन्म हो गया। बताया था मैंने ये चीज़। पूर्व अब पुण्य। हाँ जी, पूर्व पुण्य सर। हाँ पूर्व मतलब जो भी आपके पूर्व प्रीवियस बर्थ में आपने जो भी किया वो वहाँ से देखा जाता है। तो अब चीज़ बताइए, सन की क्या है, क्वालिटी क्या है? बुद्धि भी, नहीं, सन की क्वालिटी क्या है? सन की प्रकृति कैसी है? पर्सनालिटी, प्रकृति कैसी है? आत्मकारक है। ऑथोरिटेटिव है सर, डिसिप्लिन्ड है। सिग्निफिकेटर बोल रहे हैं आप, मैं कह रहा हूँ सन कैसा है, आप सन ट्वेंटी, के पास जा सर सकते हैं? गुस्सा, गरम फायर। है, गरम है, फायर, गरम। आग एंग्री, है, हाँ। आग का गोला है। तो जहाँ पे आप आग लगाओगे क्या होगा वहाँ पे? जलेगा या नहीं जलेगा? तो हाउस किसका है ये? सन नहीं, वैसे तो बच्चे सन का, तो बच्चे का। कारक है, पर बच्चे का हाउस मैं है। मान रहा हूँ, मैं सुनना जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं भी इस लेवल पे आपको बताऊंगा, बहुत कंफ्यूजन होने लग जाएगा आप लोगों को। जिनको आता है एस्ट्रोलॉजी वो समझ जाएंगे अभी मेरी बात को, कि जिस जगह पे आग लगेगी वहाँ पे सब जलेगा ना। तो सर हाउस बुद्धि का कारक भी है ना, है जी। बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी, बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी। बुद्धि लिखा हुआ है मैंने। नहीं, बुद्धि बुद्धि ऐसा नहीं होता है। बुद्धि तो देखो बुद्ध के द्वारा बुद्धि का होता है, बुद्धि तो मरकरी हो ऐसा गया। नहीं है। लेकिन जहाँ पे सूर्य को क्रूर ग्रह बोला गया, सूर्य को एस्ट्रोलॉजी में क्रूर ग्रह बोलते हैं, क्रूर। तो इसमें कोई दया भाव नहीं है। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ों को क्या करेगा, जलाएगा। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता आया हूँ, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी प्लेनेट अच्छा नहीं है, कोई भी प्लेनेट बुरा नहीं है। प्लेनेट अच्छा भी है और वही प्लेनेट बुरा भी है। न्यूमरोलॉजी के अंदर भी यही बोलता हूँ, कोई नंबर अच्छा नहीं, कोई नंबर बुरा नहीं। नंबर अच्छा भी है, नंबर बुरा भी है। डिपेंड करेगा वो कहाँ पे आके किस तरीके से बैठा है। ठीक है। सूर्य की मैंने आइडलिस्टिक प्लेसमेंट बताई थी, अगर नहीं याद हो तो प्रीवियस रिकॉर्डिंग जाके देख लीजिए सब जन। मैंने बताई है सन की आइडलिस्टिक प्लेसमेंट कहाँ होती है कुंडली में, चेक कर लीजिए लीडरशिप, रेस्पेक्ट, करेज, ये सब थे उसमें। है। ये प्लेसमेंट, प्लेसमेंट सर। प्लेसमेंट। 6, 8, प्लेसमेंट 12 में। मैंने बताई थी, याद चेक करना। ठीक है। बस सूर्य की प्रकृति है जलना, उष्मा, जलन, आग, ये सब है। तो ये जहाँ पे बैठेगा, इसलिए बोलते हैं ना सन के साथ में जो भी प्लेनेट आता है कंबस्ट हो जाता है। एस्ट्रोलॉजी का रूल है ये। सूर्य के और साथ 6, में 8, 12 बताया था ना आपने। है जी। 6, 8, 12 हाँ, जो बताया था बुरे ना। ग्रह हैं उनको बताया था। तो क्रूर ग्रह है, उनको बुरे ग्रह को माइनस माइनस प्लस प्लस कर होता देते हैं। प्लस है। होता है, हाँ। क्या बात है। अब ठीक है। तो क्या बोल रहा था मैं, फिर भूल गया। मैं क्या बोल रहा था, जो मुझे अब याद नहीं जो आ होगा सन कंबस्ट हो सन के साथ जाएगा। जो रहा। भी हाँ, जो सन के रहेगा, साथ में प्लेनेट आएगा वो कंबस्ट हो जाएगा, क्योंकि सूर्य के पास कम्बस्ट। में कोई नहीं जा सकता है। आप धूप में खड़े होके देखो ना, कैसा मजा आता है। रह सकते हो पर खड़े अगर सर, अगर उसके साथ राहु हो, सूर्य के साथ में? आचार्य जी, अगर सूर्य के साथ राहु हो तो राहु तो अपने इफेक्ट डालेगा ही सन पे। सर तो अगर फादर सेम को। हाउस में, अगर सेम हाउस में सन और राहु बैठे हुए हैं, हाँ
तो वो राहु तो उसको फिर उसको छाया ग्रह है वो, तो सन के ऊपर इफेक्ट डालेगा ही डालेगा। फादर को इफेक्ट डालेगा ना सर फिर। सही बात है। और सभी खुद के की बस साथ पर्सनालिटी फादर को भी सन। डालेगा, क्योंकि आत्मा का कारक है। आपको एस्ट्रोलॉजी आती है, मुझे पता है, आप लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ चुके हो। ठीक है, अच्छी बात है, आप सब लोग सही, मैं कभी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आप तो गलत हो, आप सही बोल रहे हो, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो मज़ा आएगा। सूर्य के साथ में राहु आएगा, कंबस्ट नहीं होता है वहाँ पे वो प्लेनेट, छाया को कोई नहीं मार सकता है, सही बोला आपने, छाया नहीं मरती है ना। लेकिन राहु एक ऐसा है जो ग्रहण लगाता है, राहु वो है जो ग्रहण लगाता है, किसको स्पेशली सूर्य ग्रहण चंद्रमा हो को सबसे जाएगा। ज़्यादा लगाता है और सूर्य को लगाता है, यानी दो तो उसके टॉप टारगेट हैं। चंद्र के साथ चंद्र ग्रहण और सूर्य के सूर्य साथ के साथ सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण, और क्यों लगाता है वो अगर आपने न्यूमरोलॉजी क्लास अगर मेरी फाउंडेशन अटेंड किया तो उसमें पता है क्यों लगाया सूर्य। अब ग्रहण लगाने का मतलब, एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे कहेंगे जी आपकी कुंडली बहुत खराब है, क्यों जी आपकी कुंडली में सूर्य ग्रहण है, आपकी कुंडली में चंद्र ग्रहण है, ठीक है, यही बोलेंगे। चलो आज यही बात करते हैं। तो राहु ने सूर्य को ग्रहण लगाया, राहु का सिग्निफिकेटर क्या है बताइए मुझे, राहु के सिग्निफिकेटर क्या है? राहु के एक्सपेंशन सर, राहु का। यह सबसे मेन इंपॉर्टेंट, एक्सपेंशन। दूसरा विजुअलाइजेशन, राहु चाहता है बड़ा, राहु को क्या चाहिए? बड़ा, एक्सपेंशन। तो सूर्य के साथ में राहु आया तो क्या होगा? एक ऑर्थोडॉक्स हम थॉट से बाहर निकलना चाह रहे हैं, सूर्य ग्रहण हो गया, चलो ठीक है हो गया सूर्य ग्रहण, आप क्या करना है? अगर जिस वो हिसाब और से इलेक्ट्रिक बढ़ाएगा। जब मैं पढ़ता हूँ जिस तरीके से हॉरोस्कोप, मैं ये कहता हूँ सूर्य के साथ में राहु आया यानी कि उनके फादर की बहुत बड़ी डिजायर्स होंगी। जिस पर्सन की कुंडली में सूर्य राहु आया वो सबसे ज्यादा डीप अटैचमेंट अपने फादर के साथ में होगा और वही उसके दुख का कारण बनेगा। राहु अटैचमेंट देता है, डीप अटैचमेंट, जुनून देता है, जुनून एक वर्ड है उसके लिए, राहु जुनून देता है, डीप अटैचमेंट देता है। अब क्या होगा पता है, जितने टाइम ये बाप बेटा साथ में रहे उतने टाइम ना तो फादर ग्रोथ करेंगे ना ये बेटा ग्रोथ कर सकता है। राहु इल्यूजन का भी सिग्निफिकेट रखता है। तो क्या बोलेंगे, इसके पिताजी भ्रमित रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, इल्यूजन है ना, फोबिया, एक चीज का जो चीज है ही नहीं उसका डर इनके फादर को चलता है। पूछ के देख लेना अगर किसी की कुंडली में ये मिले तो। और वो डर कब चलेगा पता है आपको? राहु कब एक्टिव होता है? राहु की रेमेडी कब करवाते हैं हम लोग? आफ्टर सनसेट, बिफोर सनराइज। राहु केतु और सैटर्न तीन ऐसे हैं जिनकी रेमेडी शाम के बाद में और सुबह सूर्योदय से पहले होती है, पता है आप लोगों को? जो दिन में शनि मंदिर में जाके अगर आप तेलाभिषेक करते हो गलत कर रहे हो, गलत है। चीजों को समझिए फिर कीजिए, उसका रिजल्ट 100% आता है। जब ये नेटिव जिसकी भी हॉरोस्कोप के अंदर सूर्य राहु है वो अपने पिता से जितना दूर जाएगा, नो डाउट अटैचमेंट बहुत है उसका, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, लेकिन उसको दूर होना पड़ेगा, उससे दोनों को फायदा है, फादर को भी है और उनको भी है। और कहते हैं ना दूर रहने से प्यार बढ़ता है, मानते हैं ना इस चीज़ को? दूर जितना दूर रहते उतना मिस करते हैं ना, और जितना पास में रहते उतना क्या होता है, डिशम चलती है। वैसा फिजिकली नॉट वर्बली भी हो सकती है ना। अब यही आप चंद्रमा और राहु के साथ में कर लो। पंडित जी क्या बोलेंगे जी, कुंडली खई खराब, चंद्रमा हो गया खराब, चंद्र ग्रहण लग गया आपकी कुंडली में, क्या लगता है?
क्या होगा बताओ तो। मदर के साथ रिलेशन, मतलब मदर से अटैच्ड होंगे, वही मदर सेम लागू होगा कि मदर से दूर जाएंगे तो प्रोग्रेस करेंगे एकदम लाइफ में। सही, यस सेम आपने, विथ मॉम, हाँ। हाँ ये आपने सही समझा। मदर से बहुत ज़्यादा डीपली अटैचमेंट है। आपने देखा होगा, ऐसे मेरे तो केसेस देखे हैं जहाँ पे लड़कियों ने शादी नहीं की है, लड़कियों ने शादी नहीं की है, पता है क्या, चंद्र और राहु साथ में। तो हुआ क्या, आगे का क्या रिजल्ट है उसका। प्रेमवश तो अपनी माँ के प्रति प्रेमवश आपने शादी नहीं की, ठीक है, माँ से दूर नहीं जाओ, लेकिन उसके बाद क्या, वही तकलीफ का कारण बनी ना। वो एक्शन, वो डिसीजन तकलीफ का कारण बन गया आगे जाके। पेरेंट्स कितने टाइम साथ में, अगर क्या अकेले लाइफ निकालना पॉसिबल है, नहीं ना, तो फिर आगे जाके प्रॉब्लम होगी, है ना। अब एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, और बता सकते हैं आप लोगों ने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी, चले मुझे बताइए चंद्र राहु के और क्या इन्फ्लुएंस दिखता है किसी की कुंडली, हम क्या बता सकते हैं उसको, चंद्र ग्रहण के अलावा क्या बता सकते हैं, बोलो। सर क्या डिग्री ऑफ दैट प्लैनेट, उसका भी फर्क पड़ेगा? 100% कि पड़ेगा। आपने जो बताया था, यूथ होता है, बच्चा होता है, बड़ा होता है, अडल्ट होता है, ओल्ड एज हो जाता है, तो जितना बड़ा ज्यादा डिग्री होगा उतना ओल्ड होगा। इवन कम्बस्ट और का जित भी बताता था, कम्बस्ट का भी फॉर्मूला है। ओके। ऐसे कम्बस्ट आप किसी के आप डालोगे, जैसे आ गया आपने सन के साथ में जो प्लेनेट आ गया, नीचे लिखा आएगा कम्बस्ट। कम्बस्ट कब होगा, कम्बस्ट तब होगा जब सन की डिग्री और उस प्लेनेट की डिग्री में ज़्यादा से ज़्यादा 8 डिग्री का डिफरेंस हो। अगर 8 से ज़्यादा डिफरेंस निकल गया, वो कम्बस्ट है ही नहीं। पंडित जी कहते कम्बस्ट है, अस्त हो गया, सॉफ्टवेयर बोलता कम्बस्ट है, कम्बस्ट नहीं है वो। 8 डिग्री से, मान लिया जैसे सन की 10 डिग्री है ना, और बुध साथ में आया 24 डिग्री पे, तो आपको तो बोलेगा कम्बस्ट है, मैं कह रहा हूँ कम्बस्ट नहीं है, क्योंकि 14 डिग्री का डिफरेंस आ गया, 8 से ज़्यादा कम्बस्ट नहीं है। यस, डिग्री बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो मैं कहता हूँ, एक लाइन में हमेशा बोलता हूँ, विदाउट न्यूमरोलॉजी नो एस्ट्रोलॉजी, विदाउट न्यूमरोलॉजी नो एस्ट्रोलॉजी। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए बोलता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी जब कैलकुलेटिव पार्ट आता है, आप किसी प्लेनेट का एड्रेस देखना चाहते हो, कहाँ से देखते हैं, नंबर से, है ना। उस ग्रह की पावर कहाँ से देखते हैं, नंबर से। फीड इनपुट क्या करते हैं, नंबर करते हैं ना। सारी चीज़ें, दशाएं कहाँ चलेगी, नंबर्स में, सालों में नंबर कैसे से। काउंट करेंगे, नंबर में। जब सारी चीज़ें नंबर से हो रही है, तो नंबर की फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो साइंस वर्क करती है वो है न्यूमरोलॉजी। क्या बोला जाता है, एस्ट्रोलॉजी मदर ऑफ ऑकल्ट है। यस, एग्री। उसके पैरेलल में एक साइंस और डेवलप हुई थी वेस्टर्न में, यहाँ पे नहीं हुई। न्यूमरोलॉजी वेस्टर्न साइंस है, ठीक है। तो वहाँ पे ये चल रही थी, यहाँ पे हमारी एस्ट्रोलॉजी चल रही है। आप बताओ ना, को किसी भी आप चीज़ को विदाउट नंबर पॉसिबल बताओ मुझे, है। आपको कहीं जाना है तो क्या टाइम चाहिए, जाने का टाइम, खाने का टाइम, सोने का टाइम, उठने का टाइम, बात करने का टाइम। आज क्लास है कितनी बजे, 3 बजे, क्या है टाइम, यानी नंबर। आज कौन सा डे है, सैटरडे, आज कौन सी तारीख है, 14, क्या है, नंबर। हम पैदा हुए कब, तारीख से, नंबर। कितने बजे पैदा हुए, टाइम, नंबर। विदाउट नंबर क्या है, कुछ नहीं है ना। बताइए, चलिए अब बताइए, चंद्रमा और राहु किसी की कुंडली में बैठे हैं, क्या बताओगे आप उसके बारे में। सर फॉरेन ट्रैवल, मदर से दूर जाएगा, फॉरेन ट्रैवल हो सकता है, या हेलुसिनेशन हो सकता है, मेंटल थोड़ा सा अप एंड डाउन, मेंटल, बिकॉज वो ये करेगा ना, इम्बैलेंस करेगा इमोशंस को। हम्म, और मतलब वो तो आगे का ट्रैवल भी हो सकता है, राहु समुंदर हुआ ना, हाँ, और मून भी पानी है, तो वो बड़ा ट्रैवल समुंदर के
से कहीं ट्रैवल करके जा सको या समुंदर पार करके जा रहा हो सात तो वो समंदर ट्रैवल पार है ना, पहले हम लोग 7 समंदर पार, यही है ना। सही बोल रहे हैं आप। और कोई बताइए, सरयू जी आप बताइए, एस्ट्रोलॉजी आपको भी आ रहा है, बताइए क्या हम उसके अलावा क्या बता सकते हैं किसी को? मैं सर, सिंपल। मन की स्थिति जो है उस इंसान की कैसी है, राइट। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सन से ज्यादा आई थिंक मून होता है, जो मैंने पढ़ा है, जितना सुना है, जितने वीडियोस देखती हूँ, मून इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारे मन है, इच्छा है, हमारे मन के अलावा हमें कोई काम नहीं करवा सकता। अगर हमारा मन नहीं है किसी काम करने का, तो हम कोई भी कार्य नहीं करेंगे, चाहे हमारे पेरेंट्स कह दे, चाहे हमारा हस्बैंड कह दे, चाहे हमारा बच्चा कह दे। तो आई थिंक मन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो आपकी अगर बात मन आपकी बात को इन्फ्लुएंस्ड है सॉरी काट बाय रहा राहु। हूँ, मैं आपकी जी बात को काट रहा हूँ, सॉरी। आई रिस्पेक्ट योर ऑल थिंग्स, मैं सबकी, लेकिन आपने जहाँ से भी पढ़ा बहुत अच्छा पढ़ा, मैं ये नहीं कहता। बात आई ना जहाँ पे आपने एक लाइन बोली कि सन से ज़्यादा मून इम्पोर्टेंट, बोला आपने, एग्री। एक चीज़ का जवाब दे दीजिए मुझे, बिना आत्मा के शरीर चल सकता है? बिना आत्मा के क्या जीवन पॉसिबल है? बताइए। सर, चल नहीं सकता है, लेकिन मन हमेशा किसी एक चीज से नहीं चल सकता है, एज यू सेड आचार्य जी। एक सन किंग, वी कंपेयर विथ किंग एंड मून इज क्वीन, यू सेड। दोनों होंगे तभी चलेगी कोई चीज। यस, फादर मदर होंगे तभी बिल्कुल, आगे हम ये होगा, बस बस फिर इतना, नहीं तो यही फिर है, यही so, जवाब है इस चीज़ का, एग्जैक्टली यही है। किसी एक चीज से नहीं चल सकता। बोथ प्लैनेट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर एवरी पर्सन, सन एंड मून। सूर्य और चंद्रमा के बिना पॉसिबल नहीं है लाइफ। सरयू जी दोनों इम्पोर्टेंट है, मेरा सिर्फ इतना ही कहना था। हम किसी को कंपेयर ज़्यादा कम में नहीं करेंगे, कम से कम सन और मून को नहीं कर सकते। और एक चीज़ और बता देता हूँ, बाय माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, अपनी कुंडली में सिर्फ सन और मून को बैलेंस कर लेना, जिंदगी पूरी बैलेंस हो जाएगी। दूसरे ग्रहों को किसी को नहीं छेड़ना पड़ेगा, सिर्फ सन और मून को सही कर लेना। किसी के भी जो आपके क्लाइंट आए होंगे, ठीक है, आप एकदम सही बात बोल रहे हो कि यस, मून जब राहु के साथ में है तो ये अवचेतन मन, यस, सबकॉन्शियस माइंड को करेगा, कनेक्ट हुआ है राहु। अब वहाँ पे क्या चलेगा? उतार चढ़ाव चलेगा, अप एंड डाउन चलेगा, बड़ा ज़्यादा चाहिए, अब हर चीज़ कैसा बिग, विजुअलाइजेशन कैसा बड़ा, इसी में ही रेमेडी बोला हूँ मैं, अगर आपको समझ में आई हो तो। मैंने इसकी रेमेडी भी बता दी है। आपने बताया कि इमोशंस को और डिजायर्स को और इंक्रीज कर देगा अभी बता रहा राहु। हूँ, अभी मुझे आप 2 मिनट वापस याद दिला देना। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है आपका मन, मदर, और क्या है चंद्रमा? इमोशंस। तो ये सब चीज़ें इफेक्ट होगी वहाँ पे, है ना? तो क्या होगा यहाँ पे? कम नहीं, यहाँ पे बढ़ेंगी। ओवर इमोशनल कैसा होगा? ओवर इमोशनल, एनीथिंग ओवर इज मेंटल स्ट्रेस भी बोल एक्स्ट्रा। सकते हैं नहीं इसको। नहीं नहीं नहीं, मेंटल स्ट्रेस नहीं, अभी नहीं, अभी अभी बताता हूँ, रुको 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 रुको, चलते हैं ना आराम से। ये इमोशनल बहुत ज़्यादा होगा हर बात पे, ऐसा नहीं है कि अगर मेल भी होगा ना, उसकी आंखों से आंसू आ जाएंगे, 1 सेकंड के अंदर आते हैं, 1 सेकंड में आते हैं। आप कुछ बोल के देखो उनको, इतना इमोशनल, वो हर चीज़ अपने इमोशनल होकर ही सोचते हैं, इमोशनल होकर ही उनको हर चीज़ चाहिए, लेकिन दुनिया प्रैक्टिकल है, इमोशनल नहीं है। अब एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, सबसे बड़ा क्या, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा क्या है? चंद्रमा इनटेक, खाना, भोजन। अब कौन आया साथ में? राहु। क्या करेगा? जिसकी कुंडली में आपको मून राहु दिखता है, फूड पॉइजनिंग होती है उनके साथ, जाते हैं डॉक्टर के पास में, या फिर डाइजीन, इनो, ये सब चलता है उनके पास, चेक कर लेना, फूड पॉइजनिंग होती रहती है।
तो क्योंकि राहु को हम क्या बोलते हैं, वायरस इन्फेक्शन है राहु। क्या है मेडिकल में, जब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जब क्या करते हैं तो क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन। किसका इन्फेक्शन? खाने का। कहाँ पे? पेट में। क्या होगा? फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग होती है चंद्रमा राहु से। ठीक है। इसमें इसको ऐसे भी सॉरी सर, इसमें ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं कि राहु जैसे 12th हाउस का है तो वो स्लीप से रिलेटेड है, तो राहु और मून जब इकट्ठे हो जाएंगे तो जो राहु है वो मून के थॉट्स को डिस्टर्ब करेगा तो स्लीप इश्यू होगा। हाँ तो मैं 100%। वैसे कनेक्ट कर हाँ रही थी। हाँ एकदम सही कर रहे हो यार, थॉट्स को हाँ करेगा डिस्टर्ब राहु। हाँ चंद्रमा राहु वालों को नींद नहीं आती है, 12 राहु हाँ, वाले को वही भी नींद वही नहीं आती है। स्लीप डिसऑर्डर पीस जिसको ऑफ स्लीप जैसे। माइंड, डिसऑर्डर हाँ होते हैं चला उनके साथ में, एग्जैक्टली होते हैं। 110% हो रहे हैं मैम ये तो। क्योंकि उसने किसको डिस्टर्ब किया? उसने चंद्रमा को जाके डिस्टर्ब किया। एक चंद्रमा वो है जो पूरी लाइफ की साइकिल को डिसाइड करता है। चंद्रमा वो है जो सबसे फास्ट मूविंग करता है। तो सबसे फास्ट कौन है? इसलिए बोलते हैं ना, मन बहुत जल्दी दौड़ता है। मन कौन है? चंद्रमा। मन भागता है क्योंकि चंद्रमा भागता है। आप बैठे यहाँ पे हो, 1 सेकंड के अंदर कहाँ पहुँच जाओगे आप? पता ही नहीं है ना। जहाँ हमारा मन वहाँ पे पहुँच गया। और एक चीज़ और बता देता हूँ, जिस हाउस में चंद्रमा है, जिस हाउस में चंद्रमा है, आप जैसे ही 1 मिनट के लिए फ्री होंगे ना, आपका मन वहीं पे पहुँचेगा। नोटिस कर लेना अपनी कुंडली में। चंद्रमा देखो कहाँ पे है, उस हाउस से रिलेटेड देखो क्या है, और जैसे ही आप फ्री होगे आपका मन वहीं जाएगा, आपका मन वही सोचेगा। आपका मन, कहते हैं ना, मन से बहुत अच्छा लगता है। अगर किसी का 10th हाउस में मून है, अगर किसी का 10th हाउस में मून है, वो हमेशा क्या, आपका मन कहाँ पे रहता है पता है? प्रोफेशन। वो प्रोफेशन के बारे में, वहाँ पे ऐसा करना है, वो ऑर्डर करना है, वो रॉ मटेरियल मंगाना है, उसको डिलीवर करना है, पेमेंट आया नहीं गया, बैंक में जमा कराना है, इंस्टॉलमेंट आ रही है, लेबर्स को ऐसे करना है। क्या उसके दिमाग में क्या चल रहा है? सिर्फ यही चल रहा है। क्या? प्रोफेशन। क्योंकि चंद्रमा आप अपनी कुंडली में देखो चंद्रमा कहाँ बैठा है, और प्रैक्टिकली यस आप बताएंगे मुझे नेक्स्ट टाइम। हाँ यही चीज़ है। जहाँ पे सूर्य होता है वो बोलते हैं हमारी आत्मा का कारक है। सूर्य कॉज ऑफ ऑरिजन, आपका जन्म क्यों हुआ है वो सूर्य बता देगा। आप इस दुनिया में क्यों अवतरित हुए वो सूर्य बता सकता है। तो आपका आत्मा की संतुष्टि कहाँ मिलेगी? जहाँ पे सूर्य बैठा है। सूर्य किसी का, फॉर एग्जाम्पल बताएंगे, एक हाउस फटाफट से एक जना बोलिए, 2nd हाउस में बैठा है। अगर सन 2nd हाउस में बैठा है, 2nd हाउस किसका है? आपका कुटुंब है। 2nd हाउस आपका कुटुंब है, 2nd हाउस आपका भोजन है। आत्मा कहाँ पे संतुष्ट होगी? खाना खाते ही मजा आ गया। क्यों? 2nd हाउस में सूर्य बैठा है ना। मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। और क्या? 2nd हाउस फैमिली, कहाँ पे उसको आत्मा की संतुष्टि मिलेगी? अपने परिवार के साथ में। आप छोटी छोटी चीज़ें आप उसको पकड़ के देखिए। सच कह रहा हूँ ना, एस्ट्रोलॉजी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। बहुत शॉर्ट चीज़ों को आप करिए, देखो आपको पता ही नहीं चलेगा आप ये एस्ट्रोलॉजी कहाँ से कहाँ सीख गए आप। छोटी सर अगर सन और मून एक ही जगह बैठे हो एक ही घर में तो? सन और मून अगर एक ही घर में बैठे हैं तो एस्ट्रोलॉजी में बोला जाता है अमावस योग, और अमावस शुभ नहीं होती है। अमावस्या शुभ नहीं होती। सन और मून साथ में आए, यानी कि सन है क्रूर, मून बड़ा सॉफ्ट है। मून मन, मून सौम्य। चंद्रमा मन, और सूर्य आग। क्या जलेगा? शीतल शीतल जलेगा। जलेगा क्या? आपका मन, है ना। फिर पता नहीं किसी संध्या को छाया का निर्माण नहीं करना पड़ जाए। याद आया? है ना।
तो इसलिए अच्छा नहीं माना मेरा मतलब नॉट ऑस्पिशियस कंजक्शन, अच्छा नहीं, गुड कंजक्शन नहीं है ये सन मून का। अब एक और बता देता हूँ, चलो चलते चलते फिर हम मून के आज 12 हाउस अभी बता दूंगा मैं आपको, बता दूंगा। गुरु के साथ में जब राहु आता है तो क्या बोलते हैं, गुरु चंडाल योग है। क्या होगा, एस्ट्रोलॉजर क्या बोलेंगे, गुरु चंडाल का मतलब क्या, जुपिटर खराब हो गया, मैलेफिक इन्फ्लुएंस में आ गया। अब जुपिटर खराब हुआ तो क्या खराब हुई, नॉलेज, विजडम। विजडम, लक ना, लक का सिग्निफिकेंट तो जुपिटर है। और जुपिटर कौन है, लेकिन सॉरी सर, हाँ जी, मेरा भी गुरु चंडाल योगी है। अरे एक मिनट रुकना, अभी अभी इसको सही करवा देता हूँ। और जुपिटर क्या है, जुपिटर है खुद कौन, जीव। हम सब क्या जीवात्मा है ना, जीव के अंदर आत्मा है। तो जुपिटर कौन है, जीव। जुपिटर है ऑक्सीजन, जुपिटर है आपकी प्राणवायु। सही है। अब कौन साथ में है, राहु। पंडित जी ने क्या बोला, गुरु चंडाल योग है। ये ऐसा योग है जो एक गुरु को चांडाल बना दे। सुनना मेरी बात, ये ऐसा योग है एक गुरु को चांडाल बना सकता है और एक चांडाल को गुरु भी बना सकता है। इतना पावरफुल ये योग है, ये खराब योग नहीं बोलता हूँ मैं इसको, ये पावरफुल है। गुरु को चांडाल का फल लेकिन करवा सर दे। ये भी तो कहते हैं कि गुरु के साथ राहु केतु कहीं भी बैठे हो तो वो खराब नहीं करते, खराब नहीं रिजल्ट देते, नहीं, केतु खराब ऐसा नहीं भी। है। मैं देखो, मैं आपको दोनों तरह से बात बताता हूँ। मैं बताता हूँ जो ऑर्थोडॉक्स एस्ट्रोलॉजी चलता है, और मैं आपको एक जो मैं जिस तरीके से देखता हूँ ना, मेरा विजन अलग, मैं आपको वो भी बताता हूँ। दोनों को कंपेयर आप करते रहिएगा। अभी तक डराया गया है, मैं हमेशा कहता हूँ एस्ट्रोलॉजी को लेकर डराया है। जैसे एक मेडिकल में डराया जाता है, वैसे एस्ट्रोलॉजी में डराया जाता है। एक चीज़ बता देता हूँ, लिख लो पेन से, मैं एस्ट्रोलॉजी छोड़ दूंगा अगर वो चीज़ नहीं होगी तो। डैम श्योर, मैं रिकॉर्डिंग होने में बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को, और ये जाएगी सोशल के ऊपर। जिसका गुरु राहु साथ में है उसकी नॉलेज इतनी ज़्यादा होगी, उसके जितनी नॉलेज कोई नहीं ले सकता। उसको खाने की भूख नहीं है, उसको नॉलेज चाहिए, ज्ञान, एक हंगर देगा, एक पैशन देगा, एक डीप अटैचमेंट देगा। राहु किसका, जुपिटर का। जुपिटर राहु वन ऑफ द बिगेस्ट नॉलेज उस पर्सन के पास हो, उस लेवल पे जाके वो लर्न कर सकता है जहाँ पे एक जनरल आदमी के लिए इम्पॉसिबल है चीज़ें सीखना, वो जुपिटर राहु वाला सीखे। मैंने लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें फेस की है। आप लोगों से मैं छोटा हूँ, किसी से मैं छोटा भी हूँ, है ना, किसी के साथ मतलब इक्वल भी हो सकता हूँ मैं, लेकिन ऑलमोस्ट मैं आप लोगों से छोटा हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ बताता हूँ, मेरे एक्सपीरियंस से एक ही चीज़ समझ में आई है, जो ढूंढोगे वही मिलेगा, जो ढूंढोगे वही मिलेगा। और अगर लगता है दुख आपका सबसे ज़्यादा है तो भगवान श्री राम का चरित्र पढ़ लो कभी। उस इंसान से ज़्यादा अगर किसी ने दुख भोगा है तो बता दो मुझे। भगवान जब इंसान के रूप में अवतार ले तो उसने भी दुख भोगा, क्योंकि वो अपने प्रारब्ध लिखवा के लाए। तो हम और आप कौन है। भगवान कृष्ण को पढ़ो ना, क्या बोला जाता है, छलिया है ये, तो क्या रास रचाता है। भगवान कृष्ण को जिस दिन समझ गए ना, उस दिन यहाँ से नहीं, आप पूरे उस अलौकिक से कनेक्ट हो जाओगे। कृष्ण को समझना असंभव है अभी के लिए। ये रास रचैया, गोपियों के साथ नाचने वाला, माखन चुराने वाला, एक तरह से हम बोलते हैं भगवान, और एक तरीके से हम उन्हीं का अपमान कर रहे हैं, है या नहीं। रण छोड़ बोला जाता है ना इनको, रण छोड़ के भागने वाला। सोचा कभी इसका मतलब क्या। कृष्ण को समझने के लिए राधा बनना पड़ेगा, रुक्मणी नहीं, राधा बनना पड़ेगा। ये दुनिया के लिए रास है, लेकिन उस रास के अंदर क्या है वो हर एक के लिए विजिबल नहीं है।
वही श्री कृष्ण, वही भगोड़ा, वही रसिया, वही गोपियों संग रास रसाने वाले ने इस दुनिया को वो ज्ञान दिया युद्ध भूमि में खड़े होके, उसके ना पहले किसी ने दिया ना किसी ने उसके बाद दिया। इसलिए कहते हैं कि अगर घर में रखना है भागवत गीता रखो, पढ़ना है उसका एक चैप्टर पढ़ो, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो गुरु राहु का कंजक्शन अच्छा है शोभना जी। आपकी नॉलेज आपको हमेशा एक चाहिए, मुझे और जाना है, मुझे और जानना है, मुझे इससे ज़्यादा जानना है। और ये सर गलतफहमी दूर हो गई, क्योंकि और मेरे अगर को अभी बात तक यही करूँ मैं बताया था कि आपके चंडाल योग। लक की, तो आपका लक बड़ा है। मैं आपकी लाइफ के अंदर इंटरफेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक मैंने आपको देखा, जब से मैं आपको जानता हूँ, योर लाइफ इज गोइंग सुपर ऑसम। यस सर, है या वो तो है। नहीं? यस सर। तो जुपिटर राहु खराब कहाँ है बताइए ना मुझे। किसने बोला गुरु चंडाल योग ऐसा होता है ऐसा होता है? या तो मैं सर ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं तो सिर्फ 0% 0.1% भी नहीं है मेरे पास तो नॉलेज। लेकिन बस मुझे जितनी चीज़ें आती है मैं सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आई एम नॉट गुरु, मेरे अंदर गुरु तत्व नहीं है। मैं खुद सीखने वाला आदमी हूँ। मैं क्या बताऊँगा आप लोगों, मैं क्या सिखाऊँगा आप लोगों को। लेकिन चीज़ समझने लायक है, समझाना एक अलग चीज़ है, पढ़ाना एक अलग चीज़ है। और मैं हमेशा कहता हूँ मैं नहीं पढ़ा सकता, मुझे पढ़ाना नहीं आता, मुझे बेचना भी नहीं आता, मुझे सिर्फ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। और कोशिश ये करता हूँ, भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, जो आप लोगों के साथ में शेयर करूँ वो आप तक पहुँचे। ऐसा नहीं हो कि बीच में अटक जाए, इतना इजी वे में कर दूँ मैं ताकि हर किसी के समझ में आए और वो उसको इम्प्लीमेंट करे, तब मज़ा आएगा एस्ट्रोलॉजी का या वास्तव में। ठीक है, हाउस कोई भी हो सर, कुछ मैटर नहीं करता। मैटर करते हैं, मैटर हाउस भी करते हैं, मैटर जॉडिक साइन भी करते हैं, सब कुछ चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन मैं जो एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, एक मिनट, मैं जो एस्ट्रोलॉजी से जो मैं रीड करता हूँ, जब मेरी कंसल्टेंसी में मैं कभी भी ना तो उच्च देखता हूँ ना कभी नीच देखता हूँ, मैं ना मैं मैलिफिक एस्पेक्ट देखता हूँ, ना एस्पेक्ट नहीं देखता हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, सिर्फ 7 एस्पेक्ट से ज़्यादा मैं नहीं देखता। हाँ मुझे पता है 579 है या 478 है 3710 है, हाँ याद है, हम देख लेते हैं। लेकिन मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है इससे ज़्यादा। फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास अगर आप लोगों ने अटेंड किया, आपको पता है मैंने किसके ऊपर बातें की थी। प्लैनेट, सिर्फ प्लैनेट, कैटेगरी, प्रकृति, गुण, वर्ग, सिग्निफिकेट ऑफ है, सारी चीज़ें बताई। क्यों? क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजी का जो एसेंस है वो यही है। सारी चीज़ें इसी पे ऐसे हो गई, जैसे सूर्य के साथ में चक्कर लगा रहे हैं सर, तो एस्ट्रोलॉजी पूरी इसी के आसपास ही घूम रही है, पता ही नहीं। ठीक है, पढ़ ले चंद्रमा को फटाफट, देखो 1 घंटा हो गया, फिर अभी कल क्लास नहीं है, ठीक है ना। अगर कहते हैं कि चंद्रमा मून अगर एसेंडेंट यानी फर्स्ट हाउस में आया, और अगर शुक्ल पक्ष का चंद्रमा यानी कि एसेंडेंट में चंद्रमा आया, लेकिन वो अमावस्या आने वाली थी या पूर्णिमा, अमावस्या के बाद यानी शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा के बाद यानी कृष्ण पक्ष, तो अगर किसी का शुक्ल पक्ष का चंद्रमा एसेंडेंट में आता है तो कैसा होता है? मनुष्य निर्भय, डेयरिंग, बलिष्ठ, स्ट्रॉन्ग फिजिक, लक्ष्मीमान और दीर्घायु होता है। अगर यही चंद्रमा कृष्ण पक्ष का आ जाए, यानी कि वो बर्थ आफ्टर पूर्णिमा, जहाँ पे चंद्रमा कम हो रहा है, तो इसका ऑपोजिट फल देगा, इसके ऑपोजिट फल देगा। ये चंद्रमा कैसा बनाएगा? दीर्घायु की जगह थोड़ा कम करे एज स्पैन को, लक्ष्मीमान की जगह थोड़ा कम पैसा, ऑपोजिट करो इसका, है ना। डेयरिंग की जगह डरने वाला, डरपोक। है ना। अगर चंद्रमा सेकंड यानी कि धन भाव में जाए,
क्या बोलते हैं इसे, धन भाव। अगर सेकंड हाउस में चंद्रमा गया तो चंद्रमा जाता है, चंद्रमा एक बहुत सॉफ्ट प्लैनेट है, तो कैसा होगा, ये बहुत मीठा बोलने वाला होगा। सेकंड हाउस आपकी वाणी का स्थान है, धन, कुटुंब, वाणी, भोजन। कैसा होगा, मीठा बोलने वाला, और जितने भी हमारी लग्जरीज हैं उन सबको प्लेजर और सारा उपभोग करेगा उन लग्जरीज का। और बहुत अच्छा रिच पर्सन, रिचेस्ट, रिच नहीं रिचेस्ट, लेकिन उसकी वाणी में कुछ विकलता होगी, ये कहना, विकलता जरूर मिलेगी उसकी वाणी, कम्युनिकेशन के अंदर वो है। अब अगर थर्ड हाउस में मून जाता है, थर्ड हाउस किसका होता है, हमारे यंगर सिबलिंग्स का, यही बताया था ना मैंने, छोटे भाई का। तो कैसा होगा, ऐसे पर्सन के भाइयों का सुख होगा। कैसा होगा, बली, क्योंकि थर्ड हाउस पराक्रम है ना, एफर्ट का, बली होगा, शूर भी होगा, है ना। और थोड़ा सा मद युक्त, मद युक्त कैसा होता है, मद किसे बोलते हैं, एक और वर्ड है मद, ये तो मद मस्त घमंड, हाथी क्या बोलते घमंड, हैं, हाँ एक अच्छा कैन एक मत, सर, और मद मस्त हाथी बोलते हैं ना, मद मस्त हाथी है, मद मस्त, अपनी मस्ती में चलना, अपनी मस्ती में। मद मस्त, अपनी मस्ती में चलेगा, ठीक है। अब अगर मून फोर्थ हाउस में जाए, काल पुरुष की कुंडली में किसका घर है ये, चंद्रमा का, तो कैसा होगा, बढ़िया, सुखी, अच्छे फ्रेंड, अच्छे गाड़ी घोड़ा घर, है ना, यही होता है ना, वहाँ से हम क्या देखते हैं, हाउस, डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर में, घर, सुख, यशस्वी होगा, यश को प्राप्त करना, ठीक है। और अगर अब अगर मून आ गया आपका फिफ्थ हाउस में, देन बुद्धिमान, कैसा होगा, मेधावी, बुद्धिमान होगा, अच्छे पुत्र, अच्छे पुत्रों वाला, ठीक है। और ऐसा व्यक्ति एक अच्छा, क्योंकि फिफ्थ हाउस से हम क्या देखते हैं, काउंसलिंग देखते हैं ना, एडवाइजरी, एडवाइजर या काउंसलिंग, ऐसा ना सलाह देने का काम फिफ्थ हाउस। तो क्या होगा, ऐसा व्यक्ति क्या हो सकता है, एक परामर्श, एक एडवाइजर, मंत्री हो सकता है राजा का, जिससे वो एडवाइस ले, सलाहकार। सलाहकार, यस एग्जैक्टली, सलाहकार। अब इसके बाद में देखिए, अगर मून सिक्स हाउस में चला गया, सिक्स हाउस कैसा है, सर एक सेकेंड, ये जितने भी मिनिस्टर्स होंगे क्या इनका फिफ्थ हाउस में मून होगा, नहीं, जो हमारे नहीं, मिनिस्टर्स हैं? मिनिस्टर का मून नहीं होगा फिफ्थ हाउस में, उनको जो एडवाइस देने वाला शायद उसका, हाँ फिफ्थ हाउस में मून हो सकता ओके। है। आज के टाइम में राजा कौन है, यही तो है ना। अगर सिक्स हाउस में अगर चला गया, तो अब यहाँ पे क्या होगा, रोग रिपू ऋण, 6, 8, 12, फिर ये खराब हो गया। यहाँ पे कौन गया, अच्छा, तो क्या होगा, चंद्रमा खराब होगा, क्या करेगा, अल्प आयु, और क्या बनाएगा, बुद्धिहीन, रोगी, और डिफीट भी हो सकती है, और इंसल्ट भी फेस कर सकता है, अपमान या हार, ये मून देगा। तो क्या जो बच्चे ऑटिस्टिक या स्पेशल नीड्स होते हैं वो उनका सिक्स्थ हाउस मून होता है? चेक करके देखिए, चेक कीजिएगा। जो बच्चों को ऑटिज्म होता है ना, ऑटिज्म अभी चल रहा है ना, वो उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है ये राहु और मून का। कोई ज़रूरी नहीं है कंजक्शन में हो सिक्स, लेकिन मैंने ऐसी केस स्टडी की है, बड़ी मतलब है वो चीज़, सामने ऐसे नहीं दिखेगी, जनरली देखोगे तो नहीं है, लेकिन है उसमें।
तो वहाँ पे यही ज़्यादा डिस्टर्बेंस किसकी मिलती है, मून राहु की, ऑटिज्म में, स्पेशली ऑटिज्म में, ठीक है। तो अब 7th हाउस में अगर मून है किसी के, सप्तम भाव के साथ, फर्स्ट के जस्ट अपोजिट है ना, मेरे घर के सामने, मेरा घर कौन सा, पहला, सामने कौन सा, 7th हाउस। 7th हाउस इज द हाउस ऑफ पार्टनर, इंडिपेंडेंट वर्क। 7th हाउस इज द हाउस ऑफ क्लाइंट, यही है ना। तो कैसा 7th हाउस जिसके में मून आया कैसा होगा, वो खुद बड़ा ही सॉफ्ट, डेलिकेट और सुंदर होगा, या क्या कह सकते हैं, उसकी पत्नी या उसका पति बड़ा सुंदर होगा। 7th हाउस में मून आया है, उसका पति या पत्नी कैसे सेंसिटिव होगा। और अगर किसी मैलेफिक की एस्पेक्ट आ गई तो फिर क्या होगा, अगर किसी मैलेफिक एस्पेक्ट आ गई उसी 7th मून पे, फिर क्या होगा, तो उसका जो लाइफ पार्टनर है अपोजिट हो जाए। हाँ वो गड़बड़ करेगा। फिर वहाँ पे मार्स की आ गई तो अलग, राहु की आ गई तो अलग, सैटर्न की आ गई तो अलग, ठीक है। इसमें साथ में अगर मैलेफिक प्लैनेट बैठा उसका भी असर होगा? हाँ क्यों नहीं होगा, 100% होगा। ये तो एस्पेक्ट तो चलो Aspect होगा, अलग अगर चीज़ है, हम तो सिर्फ अभी प्लेनेट देख रहे हैं, अभी हम कंजक्शन भी नहीं देख रहे हैं। तो कहते हैं कि ऐसे 7th मून वाले की लाइफ पार्टनर अच्छा सुंदर होगा, और ऐसे लोग मतलब अगर पति है तो अपनी पत्नी से, और पत्नी है तो अपने पति से बहुत ज़्यादा अटैच, बहुत ज़्यादा प्यार। देखा होगा आपने, ऐसे कपल्स होते हैं, वहाँ पे देखिए कहीं 7th मून तो नहीं है, ठीक है। अगर अष्टम में चंद्रमा, ये भी एक खराब पोजीशन है ना, 6-8 बाहर। अष्टम क्या है, दुख तकलीफ पीड़ा, चंद्रमा आया क्या करेगा, ऐसा नेटिव जिसके भी होगा वो कैसा होगा, एक तो हमेशा बीमार रहने वाला, और उसकी ये अल्पायु वाला वर्ड जाना, अल्पायु का मतलब उसके एज थोड़ा कम कर देगा। 8th चंद्रमा को अच्छा नहीं माना जाता है ना प्रीति जी, पढ़ा ना आपने, तो ये 8वां चंद्रमा अशुभ होता है, उसकी रेमेडी क्या करवाते हैं, बता देता हूँ अभी, तो आती है आप लोग। 8वें चंद्रमा की क्या रेमेडी होगी, बहुत सिंपल सी रेमेडी है, 5 रुपये खर्च नहीं होगी, ऐसी रेमेडी मेरे पास। सर ऑकल्ट में जाना होगा। ना जी, हाँ ऑकल्ट में जाने का मतलब ये हो गया, आपने 8th हाउस को यूज़ किया। 8वें घर से रिलेटेड अगर किसी को भी कोई तकलीफ, कोई पीड़ा है, वो ऑकल्ट में जाए या ऑकल्ट पढ़े, या जो हम करते हैं ना स्क्रोलिंग, वो ऑकल्ट वाली चालू कर दे। एक्टिव हो जाता है। 8वां चंद्रमा वाला नेटिव, एक तो कभी भी उसको डर लगता है, पहली बात बहुत डरता है, रात को नींद अकेले नहीं सो पाता है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे पीड़ित हो जाता है, ठीक है। स्लीपिंग डिसऑर्डर जो भी आप बोलते। अब यहाँ पे क्या करना है, एक सिंपल सी ग्लास बॉटल लेनी है, कांच की, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, कलर्ड नहीं। उसके अंदर आपको पानी भरना है, कौन सा, शमशान का। रेमिनेशन हाउस में नल लगे होते हैं, प्याऊ वगैरह होती है ना, वहाँ टैप वाटर लेके आ जाइए वहाँ से, उस बॉटल के अंदर वो पानी भर दीजिए, इसके अंदर एक छोटा चौकोर स्क्वायर पीस सिल्वर का डाल दीजिए, इसको ढक्कन कॉर्क लगा के उस पर्सन के बेडरूम में रख दीजिए, नहीं दिखे वैसा रखना किसी को। विदिन ए मंथ देखना ये सारी चीज़ें धीरे धीरे सही हो जाएगी। सॉरी आचार्य जी, ये पानी डालने के बाद और क्या डालना है? चांदी का चौकोर पीस, स्क्वायर पीस चांदी का, अच्छा ओके। बस। अब इसमें देखोगे एक चीज़, अब ये रेमेडी कैसे डिजाइन हुई है बता सकता है कोई, बता दो। सच में लॉजिक बहुत अच्छा है रेमेडी का, आप रेमेडी खुद ही डिजाइन कर लो अगर आपको लॉजिक समझा दिया जाए तो। सर सब कुछ रिलेट हो रहा है मून से, चांदी भी, पानी भी, और ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास भी, और और स्लीप भी। वो तो मून का लिया, लेकिन ये रेमेडी डिजाइन कैसे हुई लॉजिकली, ये बताओ मुझे।
वो क्रिमेशन वाटर नहीं समझ आया मुझे शमशान जाहिर। घर का जहाँ पे हम क्रिमिनेशन होता है, बॉडी को ले जाके अंत्येष्टि की जाती है, शमशान, वहाँ का पानी। तो वो शनि से यस। रिलेटेड हुआ वो फिर। और अमावस्या से रिलेटेड अमावस्या नहीं कैसे? अमावस्या सर, मतलब इट्स नॉट अ पॉजिटिव प्लेस टू गो ना। आई मीन हम जहाँ पे बॉडी को रिलीव करवाते हैं, जैसे हमारा हिंदू जो भी मानते हैं कि क्रिमेट करनी चाहिए, दफनानी नहीं चाहिए या जो भी है, और आप उनको बोलते हैं कि अब आप दूसरे वर्ल्ड में जा सकते हैं, आप जहाँ पे भी जो भी वो आपका कर्म के हिसाब से, लेकिन अदरवाइज इट्स नॉट कंसिडर्ड अ वेरी पॉजिटिव प्लेस, यू नो। आई मीन आई डोंट नो, मेरे मेरे हिसाब आप से सही ये। बोल रहे हो, एकदम सही बोल रहे हो, कोई गलत नहीं, आप ऐसे नहीं, सही है मेरे हिसाब से। वन ऑफ द ऑस्पिशियस प्लेस। क्यों? क्योंकि शायद शिव जी बॉडी का वास है, चलने के साथ वो जल गया, एक ऐसी नेगेटिव जगह है, थॉट्स। जब तक वहाँ पे शिव जी बैठे का रहोगे वास है। ना, जब तक वहाँ पे बैठे रहोगे अघोरी। ना, आपका मन बड़ा शांत रहता है, इस हाँ। दुनिया से बड़ा दूर निकल जाएगा ना। ये जिस साइकिल के अंदर घूमते ना, वहाँ से बाहर जाके बैठ जाएगा। सर वो ये भी रीजन है कि सच्चाई दिखती है। यस, एग्जैक्टली। हाँ, मेरी आना तो बातें, यही है। आपको हो सकता है मेरी बातें कुछ लोगों को थोड़ी सी अटपटी लगेगी, लेकिन यस, लॉजिक के साथ में बताता हूँ। सच्चाई आपको फील होती है आपके जीवन की, ऐसी जगह है वो ऐसी जगह है जहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे जब तक बैठे रहोगे ऐसा लगता है कि जो हम कर रहे हैं सब गलत कर रहे हैं, क्यों हम ये फालतू में ये चीज़ करे जा रहे हैं, जबकि अंत यही है। दिस इज अ प्लेस ऑफ ट्रुथ। आपका क्या होना है आगे, यही है। यानी कि 5 एलिमेंट्स वहीं पे है। एक मंदिर में 5 एलिमेंट्स बताता हूँ, मैं बताता हूँ 5 एलिमेंट्स शमशान घर में है या नहीं, प्रूफ करूँ या है? मानते हो ना? पानी है, अग्नि है, वुड है, अर्थ है, और खुला आकाश। हो गए 5 तत्व। क्या मिलेगा वहाँ पे जाने के बाद? पंच तत्वों में जिससे मिलके बनी उसी में विलीन हो गई। तो फिर ये सर ये कहते भी तो हैं कि वहां कर ले गए मीन्स पंच तत्व में विलीन कर दिया। तो वो जगह भूटानी जी नेगेटिव कैसे हो सकती है? सर मैंने तो उस एंगल से कहा था नहीं कि नहीं, मैं हाँ, इसलिए यू बोल फील रहा, आपका एंगल सही है, सैड, हम यस। सैड फील करते हैं सैड वहां फील, जाके। एक्चुअली आपने जो बोला वो बात ये है कि अगर हमें अपनी सच्चाई दिखे कि हम सब ने एक दिन विलीन ही होना है और एशेज ही बन जाना है, तो इसलिए वो एक दिमाग में जब आता है तो हम सैड फील करना शुरू कर देते हैं कि लाइफ विल बी अच्छा, ओवर। उस गेट से जैसे ही वापस बाहर निकलते हैं ना, वो फिर वही उसी साइकिल में आ जाते हैं। ये भी सर सर लेकिन सर भारी। ज्यादातर लोग वो एक्सेप्ट करना चाहते ही नहीं है, देखकर भी मतलब नहीं ये करना मैं चाहते मानता वो हूँ, मेन। यस, मैं मान रहा हूँ, हाँ नहीं करेंगे एक्सेप्ट। अभी एक चीज़ बताओ, मैंने क्या बोला, सबसे ऑस्पिशियस प्लेस शमशान है। अभी देखो लोग मेरे ऊपर, हो सकता है मेरे वीडियो के ऊपर कमेंट आ जाएंगे, क्वेश्चन उठा देंगे, ये गलत बोल रहा है आदमी, ये लोगों को भ्रमित कर रहा है ना? अच्छा, अभी सर वीडियो वीडियो भी राहु है ना। वीडियो राहु भ्रमित नहीं, करेगी। वीडियो तो राहु नहीं, मतलब बट जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या जिस जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम आप कनेक्ट हुए हैं वो राहु है। ऑनलाइन राहु है, इंटरनेट राहु है, इलेक्ट्रिक गैजेट राहु है, ठीक है। अगर 9th हाउस में हो, बेस्ट प्लेसमेंट ऑफ मून, 9th हाउस में राहु, सॉरी मून हो, एक कैसा होगा वो नेटिव, शुभ कर्म करने वाला, शुभ धार्मिक आचरण करने वाला। 9th हाउस रिलीजियस ट्रैवल, यस, रिलीजियस हाँ, शॉर्ट धर्म का ट्रैवल। स्थान है, हमारे एंसेस्टर्स की प्लेस है ना, तो वहाँ पे तो अपने आप ही धार्मिक आचरण वाला। और 9th मून वाला, 9th हाउस इज द लॉन्ग जर्नी, है ना? 3rd हाउस शॉर्ट जर्नी, 9th हाउस लॉन्ग।
अब यहाँ पे क्या होगा, ये बंदा लंबी जर्नी करेगा। अगर इसके साथ में राहु का कहीं से हो जाता है तो कहाँ जाएगा, 7 समंदर पार, जो प्रीति जी आप बोले। और अगर केतु आता है, ये धार्मिक यात्राएं करना चालू कर देगा, और जितनी करेगा उतनी इसकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। रेमेडी यही है, यही रेमेडी है। चंद्रमा राहु की यही रेमेडी है। क्या, कुछ मत करो, 10 मिनट एकदम शांत होकर बैठ जाओ और बहुत बड़ा विजुलाइज करना चालू कर दो। कोई भी चीज़ को बड़ा विजुलाइज करो, है ना। 100 करोड़ का मेरा घर है, 100 करोड़ के घर को विजुलाइज करना। रॉयल रोज, है ना, पोर्शे, इतनी भी महंगी से महंगी वो गाड़ी मेरे पास है। आप जितना बड़ा विजुलाइज करोगे ना, आपने क्या किया, अब इसकी रेमेडी कैसे बनी, आपने किसको काम पे लगाया, राहु को। बड़ा विजुलाइज करवा रहे हो किससे, राहु से, तो फ्री कौन हुआ, चंद्रमा। तो वहां पे क्या होगा, ये जो प्रेशर है ना बड़ा डाउन हो जाएगा। शमशान का जो मैंने 8th हाउस की रेमेडी बताई ना, शमशान का पानी क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोलते हैं अल्प आयु। 8th हाउस एस्ट्रोलॉजर तो मतलब एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये बोला जाता है मृत्यु का घर है, मृत्यु का घर नहीं है, मृत्यु का द्वार बोल सकता है। तो कहाँ ले जाया जाता है, आफ्टर डेथ कहाँ ले जाते हैं, शमशान ले जाते हैं। तो हमने वहीं से पानी लेके आ गए, हम मौत के बाद वहीं जाना है ना, हम तो घर पे ही लिया है उसको। अब क्या दिक्कत है, कर लिया हमने उसको कंपनसेट, ये रेमेडी है। शमशान तो के सर नाम से जैसे हमने आप कंपनसेट किया है उस चीज को। आज आप बताते हो जैसे कि वो ब्लड की ड्रॉप उसमें हॉस्पिटल में डाल के आओ तो हाँ, बीमारी, वो क्या वही कर रहे चीज। हैं, हम उसको कंपनसेट कर रहे हैं ना। हाँ, अब वही खून चीज की हो। एक बूंद गिरे या एक बॉटल गिरे, गिर तो गई ना। पहुंचना कहाँ था, चोट लगने के बाद हॉस्पिटल पहुंच गए ना। पैसा खर्च कहाँ होना था, दवाई पे कर दिया ना। तो वहाँ पे रहते तो खाना पीना पड़ता, तो एक कप चाय पी ली ना, हो गया ना सारा काम। आ जाओ अब घर पे, क्या दिक्कत है। मेरे जैसी रेमेडी बड़ी इजी है, चिंता ही मत करो, हर कोई कर वही लेगा। सेम चीज यहाँ हो गई, सेम वही चीज है। बस मैं कहता हूँ, रेमेडी का लॉजिक जिस दिन समझ में आ गया, रेमेडी आप खड़े रह के डिजाइन करोगे, कहीं पढ़ना नहीं है रेमेडी को। 10th घर में 10th हाउस में मून गया तो क्या, 10th हाउस में मून जाता है तो क्या दिलाता, विक्ट्री, विक्ट्री, विजय। जिस काम में हाथ डाले स्टार्टिंग में इनिशियल लेवल पे सक्सेस, जिस काम में हाथ डालेगा इनिशियल लेवल पे सक्सेस होगा। सो सर करियर का होता है तो करियर ग्रोथ स्पर्ट अच्छा है, दैट मीन्स। जी। और अगर इसमें भी अपने प्रोफेशन में चंद्रमा, देखो एक चीज़ बताता हूँ मैं, एस्ट्रोलॉजी का एक रूल है कि जिसका चंद्रमा खराब होता है ना, जिसका मून डिस्टर्ब होता है, वो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर बनता है। ध्यान रख लेना, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स की कुंडली देख लेना, मून होगा डिस्टर्ब। इसमें जैसे मून 10th हाउस में और वो करियर का है, तो अगर वो मून से रिलेटेड करियर में जाएंगे तो सक्सेस मजा मिलेगी। आ जाएगा, एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट। सर रेस्टोरेंट भी खोल सकते हैं। हाँ, भोजन से अगर देखें, यस रेस्टोरेंट हो सकता है। फिर वहाँ पे प्रीति जी ये देखना पड़ेगा उस मून के साथ में कौन आ रहा है, या कहीं से किसी का एस्पेक्ट आ रहा है। अगर राहु का आ रहा है तो कौन सी कुजीन होगी, सारी बाहर वाली। हाँ, अगर केतु है तो वहाँ पे सारी ट्रेडिशनल कुजीन बननी चाहिए। तो देखो क्या मज़े से काम चलेगा। तो अगर शनि हुआ तो फिर भी ट्रेडिशनल क्विजीन ही होगा शनि के साथ भी। ट्रेडिशनल होगा, ठंडा। जिसके भी कुंडली में चंद्रमा और शनि साथ में होता है, जिसे एस्ट्रोलॉजी विश्व योग बोलते हैं, उस नेटिव को ठंडा बहुत पसंद होता है। खाना खाना इसको गर्म नहीं, इसको ठंडा खाना तो बड़े मज़े से, या कुछ ना कुछ वो फ्रिज से निकाल के खाएगा। अचार निकाल के खाया, रोटी पे लगा के, ब्रेड पे लगा, ऐसे भी ठंडा। ये सैटर्न का, सैटर्न जमाव जमावा जमावा,
बर्फ होती है ना, बर्फ, किसी ने बताया आपको? बर्फ सैटर्न है, आइस सैटर्न है। किसी के शनि चंद्रमा की अगर है ना विष योग रेमेडी, अब ये एक और लिखो, किसी के कुंडली में अगर आपको सैटर्न मून की कंजक्शन दिखती है, आप एक बर्फ आइस क्यूब या आइस आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दीजिए, रख दीजिए, देखो जैसे जैसे मेल्ट होके वो पानी निकलेगा ना, वहाँ से चंद्रमा और शनि अलग हो जाएंगे। ये लॉजिकल रेमेडी है ना। बर्फ से जैसे जैसे पानी, बर्फ मेल्ट होके पानी निकला, यानी कि सैटर्न से मून अलग हो रहा है। हो गया विषय खत्म। कैसी है रेमेडी? बढ़िया। कितना पैसा खर्च हो रहा है अभी तक की रेमेडी में? 11th हाउस में मून है तो कैसा होगा? दीर्घायु, धनवान, पुत्रवान, अच्छी प्लेसमेंट है कुल मिला के। 11th हाउस मून की अच्छी प्लेसमेंट है। रिच होगा, उसके घर में नौकर चाकर होंगे। मेरे 11th हाउस में मून है, लेकिन साथ में सैटर्न है। सबसे अच्छा योग है विश्व योग जिसे बोलते हैं। अब इसको सही बताओ, इस योग का नाम क्या है? अभी तक एस्ट्रोलॉजी में सब लोगों ने विश्व योग पढ़ा होगा। इसे बोला जाता है अर्धनारीश्वर योग। अर्धनारीश्वर योग है और सबसे ऑस्पिशियस योग है ये शिव जी का ही हो गया रूप अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर कौन है? शंकर भगवान। तो क्यों परेशान, पूरी जिंदगी परेशान रहे क्या कि मेरी कुंडली में विष योग है? तो यही बताया गया मुझे, लेकिन चीज़ें जब पढ़नी चालू की, समझ में आई तो क्या मिला? अर्धनारीश्वर, चंद्रमा, सैटर्न। सैटर्न कौन है? कर्म। चंद्रमा के साथ में अपने कर्मों को जोड़ो। मून क्या है? ऑकल्ट। मून क्या? ऑकल्ट। सर केतु अकल्ट है ना? मून ऑकल्ट। मून ऑकल्ट बोलते हैं मन को पढ़ने वाली विज्ञान। ऑकल्ट में क्या करते हैं? मन को पढ़ते हैं ना। हम फिजिकल स्टेथोस्कोप लगा के चेक तो नहीं करते हैं, मन को पढ़ने का। तो मन कौन है? चंद्रमा। इसलिए कहते हैं कि भैया ऑकल्ट में आओ, ऑकल्ट की तरफ, या ऑकल्ट से रिलेटेड कुछ करो। तो जब से मैंने ये इस फील्ड के अंदर आया, यानी कि मेरे प्रोफेशन में कौन कनेक्ट हो गया? मून। वहाँ पे मैंने क्या किया? उसको कंपनसेट कर दिया ना, सैटर्न मून पे कंपनसेट हो गया वहाँ। और एस्ट्रोलॉजी जैसे स्टार्ट की तो कहाँ पे पकड़ के लाए? 8th हाउस। 8th हाउस को हमने यूज़ कर लिया। रेमेडी बनाने वाला चाहिए। इतनी रेमेडी बन जाएगी ना, पूछो मत। क्लास छोटी पड़ जाती हमेशा। 12th हाउस में मून हो तो सर फूड डोनेट करना या मतलब देना कुछ भी चीज, फूड डोनेशन किस चीज़ के लिए? या 12th हाउस जैसे देने का। 12th हाउस एक्सपेंसेस का हाउस है। एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस का। एक्सपेंसेस और त्याग का भी है ना सर? हाँ, त्याग का भी है, लिबरेशन का भी है, और बैड प्लेजर का भी है, पति पत्नी के आत्मिक सुख का भी है, जेल का भी है, हॉस्पिटल का भी है, एब्रॉड का भी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी है। आप जो बोल रहे हो एकदम सही है। करिए डोनेशन, लेकिन किसका? लिक्विड, पानी, दूध, जूस। कहाँ पे? हॉस्पिटल में, पेशेंट्स के, अटेंडेंट्स के, जेल में, कोर्ट में जाके। हो गया आपका चंद्रमा बड़ा अच्छा। ये रेमेडी हो गई। ट्वेल्थ चंद्रमा अच्छा नहीं मानते, क्योंकि 6 से 12 वैसे भी खराब घर है। आप इन खराब घरों को यूज़ कर लो ना, सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या? मंगल। सन हो गया, मून हो गया, मंगल की बारी है। मंगल देवता से बात करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, यानी कि सैटरडे को। ठीक है।